नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होगी, इसी के साथ पेंशन रिवीजन भी होगा। और वो पेंशन रिवीजन डिपेंड करता है एक तो थर्ड पीआरसी पे और एक 7 सीपीसी पे। यानी कि दोनों के फायदे आपको मिल सकते हैं और इन फ्यूचर 8 सीपीसी का भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30 मार्च की जो सुनवाई होने वाली है कोर्ट केस की, जो पेंशन रिवीजन का कोर्ट केस चल रहा है सरकार और पेंशनर्स के बीच में, टू टर्म्स ऑफ पेंशनर्स के बीच में, इसके जो सुनवाई है वो 30 मार्च को होने वाली है। और 30 मार्च के अपडेट में जो सुनवाई होगी, और वो जब तक पेंशनर्स के पक्ष में फैसला नहीं आएगा तब तक डीलिंकिंग नहीं होगी, ठीक है। अभी आपको बता दूं, अगर आपसे ऐसा कहूं कि डीलिंकिंग कभी नहीं होगी, यानी कि अब डीलिंकिंग कभी नहीं हो सकती, क्यों? आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि डीलिंकिंग नहीं हो सकती, ठीक है। देखिए, डीलिंकिंग तो होने वाली है, वो पेंशनर्स के पक्ष में फैसले पर डिपेंड करता है। लेकिन सरकार के पास कुछ एक ऐसा हथियार आ गया है जिसकी वजह से सरकार आपकी जो पेंशनर्स की डीलिंकिंग है वो रोक सकते हैं, ठीक है। और अगर डीलिंकिंग नहीं होगी तो आप फिर से पे रिवीजन के लफड़े में फंस सकते हो, और पे रिवीजन हमेशा के लिए पे रिवीजन के साथ ही रहोगे आप। कभी डीलिंकिंग होकर 7 सीपीसी या फिर केंद्रीय जो कर्मचारी, केंद्रीय जो पेंशनर्स है, उनके समान आप नहीं आ पाओगे कभी, ठीक है। तो डीलिंकिंग को कौन रोक रहा है आखिर, ठीक है। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा आपको, ठीक है। सरकार के पास ऐसा क्या हथियार आ गया है जिसकी वजह से डीलिंकिंग रुक सकती है, ठीक है। तो फिलहाल चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, पेंशनर्स के लिए आज के टाइम में डीलिंकिंग बहुत जरूरी है। यानी कि डीलिंक अगर नहीं हुआ तो पेंशनर्स को ज्यादा लाभ, यानी कि 8 सीपीसी में जो जाने का रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है सरकार के जो कोर्ट केस है, डिपेंड करता है पेंशनर्स के पक्ष में जो कोर्ट केस आने वाला है, ठीक है। 30 डिपेंड करता है 30 मार्च के कोर्ट केस पर कि सुनवाई में क्या यहाँ पर किसके पक्ष में फैसला लिया जाता है कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहले अपडेट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सरकार है वो वेडिटेशन एक्ट ला रही, ठीक है। यानी कि एक तरीके से एक नियम जो कि कोर्ट केस को, जो कोर्ट केस में जितनी भी दलीलें दी गई थी पेंशनर्स के पक्ष में, सबको फेल कर सकता है या फिर सबको पलट सकता है, ठीक है। देखिए, वेटिटेशन एक्ट की बात करूं, वेटिटेशन एक्ट और पेंशन डीलिंकिंग के अधिकार के बीच का ये जो टकराव है, भारतीय पेंशन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ों में से एक है। इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। पहला पॉइंट है वेटिटेशन एक्ट 2025 क्या है, इसको समझते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या होगा आगे। सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के माध्यम से सीसीएस पेंशन रूल में संशोधन किया है, जिसे आमतौर पर वेटिटेशन एक्ट 2025 कहा जा रहा है, जो कि पहले फाइनेंस एक्ट 2025 का था, ठीक है। अब इसका टारगेट क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार को यह कानूनी शक्ति देना कि वह रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशन के बीच वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कर सके, ठीक है। अगर पिछले प्रभाव की बात करें यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करें, तो यह कानून 1 जून 2072 से लागू माना गया है। यानी पिछले 50 सालों में जो भी नियम बने उन्हें यह कानून सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यानी कि ये अगर कानून, ये जो रिट्रोस्पेक्टिव, ये अगर लागू हो जाता है, ठीक है, यानी कि अगर वेटिटेशन एक्ट 2025 लागू हो जाता है तो पिछले 50 साल में जो भी केस आए, जो भी पेंशनर्स के पक्ष में तर्क दिए गए कोर्ट के द्वारा, वो सभी हट सकते हैं इस नए नियम के हिसाब से। पर कोर्ट के फैसला आए उनको काट देगा। जैसे कि इस एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी अदालत की, ट्रिब्यूनल या फिर अथॉरिटी के फैसले के बावजूद सरकार के पास पेंशनर्स को अलग श्रेणियों में बांटने का अधिकार हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। एक्ट में यहां पर लिखा है, ठीक है। भले आपके और आपके जो पेंशनर्स है उनके बीच में, जैसे डोट है, डोट के ही पेंशनर्स है, अब डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स है, तो दोनों आपस में लिंक है। अगर आपके बीच में कोर्ट भी आती है और कोई फैसला सुनाती है तो पिछले 50 सालों के सारे फैसले यहाँ पर नाकाम हो जाएंगे, ऐसा उस एक्ट में लिखा है। और यह अधिकार हमेशा से डोट के पास है अभी भी और हमेशा से रहेगा, ठीक है। अब ये एक बड़ा हथियार बन गया है डोट के पास। और हम पहले से सोच रहे थे कि 30 मार्च का फैसला पेंशनर्स के पक्ष में आने के पूरे चांसेस है, लेकिन भाई साहब ये बात सही नहीं है, क्योंकि अभी भी सरकार के पास हुक्म का इक्का है, ओके। डीलिंकिंग और पेंशन के अधिकार की बात करूं तो पेंशनर्स की मांग है कि पेंशन को रिटायरमेंट की तारीख से डीलिंक किया जाए, ठीक। जो पे रिवीजन है और पेंशन रिवीजन दोनों को डीलिंक किया जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2016 से पहले
कि रिटायर और बाद के रिटायर लोगों की पेंशन कैलकुलेशन का आधार एक समान होना चाहिए, जैसा कि 1/1/2016 से लागू हुआ था। ठीक है, यानी कि हमें भी बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह उनकी श्रेणी में डाल दो, जैसे भले 2016 में हो या फिर 2016 के बाद हो, सभी का जो पेंशन रिवाइज एक ही तरीके से होना चाहिए, जैसा कि केंद्रीय कर्मचारियों का होता है। अब यहाँ पर एक टकराव हो रहा है। टकराव यह है कि मेडिटेशन एक्ट 2025 सीधे तौर पर इसी अधिकार पर हमला करता है। सरकार का तर्क है कि हर पे कमीशन की सिफारिशें अलग होती है, ठीक है, और वित्तीय भार को देखते हुए सबको एक समान पायदान पर नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सरकार का स्पष्ट कहना है और एक हिसाब से सही भी है। सही ये है कि जैसे कि 2016 में सरकार की स्थिति क्या थी और आज जब 2026 आ गया है तो आज की स्थिति क्या है, तो मतलब एक हिसाब से बजट को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए ये फैसले लेने चाहिए। ठीक है, अभी डोट चाहता है कि हमने बीएसएनएल में डोट ऑब्जर्व कर्मचारियों को डाल दिया था। ठीक है, अब वो भले पेंशनर्स बने तो नियम ये कहता है कि पहले पे रिवीजन होगा फिर पेंशन रिवीजन होगा। ठीक है, और आप पेंशन भले डोट से लेते हो लेकिन पेंशनर्स पहले कर्मचारी कहां पर थे, बीएसएनएल में थे। ठीक है, शुरुआत में डोट में थे लेकिन ऑब्जर्व होके बीएसएनएल में चले गए थे। अब भले वो 37 जो सीसीएस पेंशन रूल है उसके हिसाब से आप भले डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर सरकार ही पैसा देगी। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी बस यही है कि आपको पेंशन देना, रिवाइज करना नहीं है। रिवाइज आपकी पे स्केल के हिसाब से होगी, ऐसा डोट का कहना है। ठीक है, डीएस नकारा केस का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर पेंशन जो यूनियन है उनका कहना यह है कि कानून 1982 के प्रसिद्ध डीएस नकारा फैसले की आत्मा के खिलाफ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पेंशनर्स एक समान वर्ग, होमोजीनियस क्लास है और उन्हें रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि रिटायरमेंट की तारीख किसी की 2016 से पहले रिटायरमेंट हुई है या फिर किसी की 2016 में हुई है या फिर किसी की 2016 के बाद हुई है, तो ये सभी यहाँ पर पेंशनर्स का कहना है एक समान रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सरकार कहती है कि सभी को अपने अपने वर्गों के हिसाब से बांटा गया है, अपने अपने परिस्थितियों के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पर 30 मार्च की सुनवाई होने वाली है। ठीक है, अभी 30 मार्च की सुनवाई की बात करूं और इस पर संभावित असर क्या क्या हो सकता है। देखिए 30 मार्च की तारीख पेंशनर्स के लिए करो या फिर मरो जैसी स्थिति होने वाली है। इस दिन कोर्ट में मुख्य रूप से क्या क्या चीजों पर, कौन कौन से बिंदुओं पर, कौन कौन से पॉइंट्स पर बहस होने वाली है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या एक्ट संवैधानिक है या फिर नहीं। कोर्ट ये देखेगा कि सरकार कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को निष्प्रभावी कर सकती है, यानी कि उनका इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा कर सकती है, तो इसको पहले एनालिसिस करेगी सरकार, जो कि मेडिटेशन एक्ट लेकर आ रहे हैं वो। अधिकारियों का हनन, यहाँ पर देखिए अगर कोर्ट इस एक्ट को वैध मान लेता है तो पेंशनर्स का डीलिंकिंग का जो दावा है वो बहुत कमजोर हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास अब कानूनी कवच नहीं है। ठीक है, देखिए कोर्ट है वो सबूत पर फैसला करती है, कोई यहाँ पर दावा, जो भी दावा कर रहे हैं उस पर नहीं करती है। ठीक है, उनको पता है, कोर्ट को ये बात पता है कि पेंशनर्स, यहाँ पर पेंशनर्स की पेंशन जरूरी है, पेंशन रिवाइज होना, और पेंशनर्स की कड़ी मजबूत भी है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है अगर कुछ मजबूत यहाँ पर सबूत लेकर आ गई पेंशनर्स के खिलाफ, जैसे कि मेडिटेशन एक्ट, तो कोर्ट के इस फैसले को काट सकता है ये। ठीक है, और इससे क्या है कि जो आप डीलिंकिंग का दावा कर रहे हो, पेंशनर्स डीलिंकिंग का दावा कर रही है, ये बहुत ही कमजोर हो जाएगा, मतलब ये लागू हो ही नहीं पाएगा कभी। ठीक है, अभी स्टे की उम्मीद की बात करूं तो पेंशनर्स यूनियंस ने इस एक्ट के खिलाफ रीट पिटीशन दाखिल कर रखी है। ठीक है, 30 मार्च को अगर कोर्ट इस एक्ट में जो भी प्रोसेस पर स्टे लगा देता है तो पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है कि भाई साहब ऐसा आप नहीं कर सकते, मेडिटेशन एक्ट आप नहीं ला सकते। ठीक है, और अगर इसको लागू कर दिया तो डीलिंकिंग रुक जाएगी। तो देखते हैं स्टे मिल पाता है या नहीं। ठीक है, फिलहाल वर्तमान स्थिति जो कि सरकार ने हलफनामा दायर कर वित्तीय बोझ यानी कि फाइनेंशियल बर्डन का हवाला दिया है और मेडिटेशन एक्ट को नीतिगत फैसला, पॉलिसी डिसीजन बताया। ठीक है, पेंशनर्स की तैयारी की बात करूं तो एनसीसी, पीए और अन्य संगठनों ने वरिष्ठ वकीलों के माध्यम से यह दलील तैयार की है कि सरकार संवैधानिक गारंटी आर्टिकल 14 समानता का जो अधिकार है को साधारण कानून बनाकर नहीं छीन सकती। ठीक है, मतलब सरकार का पक्ष भी मजबूत हो रहा है और पेंशनर्स की भी पूरी तैयारी चल रही है। फाइल की स्थिति की बात करें तो मामला अब फाइनल डिस्पोजल के चरण पर बढ़ रहा है। कोर्ट ने जो पिछले कमेंट्स में संकेत दिया था कि वह पेंशन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार ने असीमित अधिकारों की
समीक्षा करेगा। ठीक है, कुल मिलाकर वेरिफिकेशन एक्ट 2025 पेंशनर्स के डीलिंकिंग के जो अधिकार है उसको गंभीर रूप से कमजोर करने की क्षमता रखता है। यह एक ऐसी दीवार है जिसे गिराए बिना पेंशनर्स को पूरी तरीके से समानता का जो अधिकार है वो नहीं मिल पाएगा। 30 मार्च की सुनवाई इस बात पर टिकी है कि क्या कोर्ट कानून की सर्वोच्चता को मानता है या फिर पेंशनर्स के मौलिक अधिकारों को। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी। और आपने जो फाइल के बारे में पूछा है, फाइल अभी डोट के पास है और डोट जस्ट एनालिसिस कर रहा है कि यहाँ पर कैबिनेट के अप्रूवल का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही डोट के पास ये अप्रूवल आता है कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन मिलती है या नहीं, तभी डोट उस फाइल को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा फाइल के बारे में कोई एक ताजा अपडेट नहीं है, क्योंकि फाइल है वो फाइल ऐसी जगह जाकर फंसी है कि जहां पर हो सकता है फाइल वापस आ सकती है, या फिर जो फाइल है उसको कहीं भी मतलब किसी फाइल के नीचे रख देंगे कि भाई साहब इसको पेंडिंग रखा जाए, क्योंकि अभी कंपनी के पास पैसा नहीं है, कहां से ला कर देगी, है ना। तो इसलिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की जो दीवार है वो गिराना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रयास चल रहा है। दबाव अगर यहाँ पर जो पेंशनर्स यूनियंस है या फिर ये अगर दबाव बनाती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन मिल सकता है या फिर छूट मिल सकती है। ठीक है, फिलहाल ये अपडेट थी। ठीक है, डीलिंकिंग के बारे में अपडेट थी और सरकार की मजबूत कड़ी के बारे में भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है। वेरिफिकेशन एक्ट हो सकता है कि पेंशनर्स को कमजोर कर सकता है। ठीक है, अभी आप मुझे कमेंट में बताइए कि वेरिफिकेशन एक्ट के चलते आपके लिए क्या सही रहेगा, थर्ड पीआरसी में जाना सही रहेगा या फिर डीलिंकिंग के बाद 7 सीपीसी या फिर 8 सीपीसी का लाभ। ठीक है, आप मतलब एक पेंशनर्स को क्या चाहिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।